गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। बार बार आप लोगों का एक सवाल आ रहा है इन दिनों, और वो सवाल क्राइटेरिया से लेकर है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। हालांकि नियमावली वाले वीडियो में विस्तार से मैंने बताया था, लेकिन हो सकता है कि कन्फ्यूज़न रह गया हो, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। एक एक चीज़ को फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ प्रधान शिक्षक की, प्रधान शिक्षक यानी हेड टीचर की। क्या क्राइटेरिया है टीचर की? तो देखिए, प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के पद पे, यानी 8वीं तक के जो स्कूल होंगे उस स्कूल का की व्यवस्था जो देखेंगे वो हेडमास्टर नहीं, हेड टीचर कहलाएंगे। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में इस बात को सबसे पहले रखा गया था कि कंपलसरी है, अनिवार्य है कि एक प्रधान शिक्षक होगा। और इस बात को नई शिक्षा नीति 2002 भी इस बात को दोहराता है, और वह प्रावधान करता है कि नए जो भी प्रधान शिक्षक होंगे उनके लिए ये हर स्कूल को प्रधान शिक्षक रखना जरूरी है। और इसीलिए ये वैकेंसी जल्दी से जल्दी फुलफिल होने जा रही है। और अभी तक की जो क्राइटेरिया है वो मैं बता रहा हूँ, जो बिहार सरकार की नियमावली है। बीपीएससी में भी यही रहने वाली है। हो सकता है, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि आखिरी क्राइटेरिया पे कुछ दबाव है। अगर थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन हो तो जब तक बीपीएससी की घोषणा नहीं होती है कहना मुश्किल है। इसलिए आप तैयारी कीजिए जो अभी क्राइटेरिया है उसको आधार बना के। तो पहली बात, भारत का नागरिक हो और बिहार का निवासी हो। क्लियर है कि सिटीजन ऑफ इंडिया एंड डोमिसाइल ऑफ बिहार। कहीं कोई कंफ्यूज मत कीजिए। यानी भारत का नागरिक तो पूरे भारत में है, अगर वो डोमिसाइल भारत बिहार का नहीं है, सपोज दैट भारत से झारखंड अलग हो चुका है, अगर कोई डोमिसाइल झारखंड का है तो वो इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठेगा। उत्तर प्रदेश का है फिट नहीं बैठेगा, उत्तराखंड का है फिट बैठेगा नहीं। लेकिन बिहार का कोई आदमी अगर झारखंड में पढ़ा रहा है, जैसे बोकारो के एक शिक्षक हैं वो पढ़ा रहे हैं या रांची में पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो डोमिसाइल बिहार के हैं, वो इसमें बैठ सकते हैं। कोई दिल्ली में पढ़ा रहा है वो बैठ सकते हैं। कोई यूपी में पढ़ा रहा है और बिहार का डोमिसाइल है, यानी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, तो उसके वो एलिजिबल है। दूसरी बात कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएट होना। अब मान्यता प्राप्त का क्या मतलब है कि जिसको यूजीसी मान्यता देती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो मान्यता देती है, जितने भी विश्वविद्यालय को दे रखी है, पूरे भारत में फैले हुए विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय भी हैं, ओपन भी हैं, राज्य के भी हैं, वो सारे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट समान वर्ग के लिए 50% अंक के साथ, वो बीए पास हो, वो बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी चलेगा, ग्रेजुएट होना चाहिए। और 5% अंकों की छूट है किन के लिए? तो सारे रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए, एससी, एसटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, महिला, ओबीसी, सबके लिए छूट है। ये मत सोचिएगा कि केवल एससी एसटी के लिए है। उसके बाद दो बातें और हैं। जो लोग मौलाना मजहरूल हक विश्वविद्यालय उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री, आलिम भी ग्रेजुएट के बराबर माना जाएगा। अगर आलिम की डिग्री है तो ग्रेजुएट माने जाएंगे। या कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री की डिग्री प्राप्त की है। मध्यमा के बाद शास्त्री और शास्त्री के बाद आचार्य मतलब एमए, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तीसरी क्राइटेरिया, मान्यता प्राप्त संस्था से डीएलएड, बीटी, बीएड, बीएड, बीएससीएड, बीएलएड कुछ भी हैं
मान्यता प्राप्त संस्था से, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर इन एजुकेशन, बीएड, वही हुआ बैचलर इन एजुकेशन, बीएससी इन एजुकेशन। तो जो कोई भी इस स्तर के डिग्री धारक हैं वो एलिजिबल हैं इस कार्य के लिए, इस पद के लिए। चौथी बात, यहाँ पे कंफ्यूज लोग करते हैं, 2000 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किन के लिए जरूरी है? 2012 से के बाद नियुक्त, यानी ठीक आज से 10 साल। अब यहां पे ये समझिए कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 में आता है, जो मैं पढ़ा चुका हूं नियमित क्लास वालों को। राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये प्रावधान है कि कोई भी शिक्षक केवल अपने शैक्षणिक प्रशिक्षण से ही वो शिक्षक नहीं बनेगा, उसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास का सर्टिफिकेट चाहिए, जो पहले कुछ समय के लिए था अलग अलग जगहों पे, 2 साल 3 साल के लिए, अब उसको लाइफ लॉन्ग कर दिया गया है। अब उसको नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कि एक बार अगर टेट भी कर लिया तो लाइफ लॉन्ग है। रिफ्रेशर कोर्स चलाना सरकार का काम है, टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देना, न कि बार बार बच्चे परीक्षा के दौर में गुजरे। तो 2012, मान लिया कोई टीचर 2011 में नियुक्त है, उस समय टेट था ही नहीं, 2010 में है, 9 में है, 8 में है, वो एलिजिबल हैं, उनको टेट की जरूरत नहीं है। लेकिन 2012 के बाद, राइट टू एजुकेशन के बाद पहली बार 12 में ही टेट की परीक्षा हुई, चाहे स्टेट लेवल पे हुई, स्टेट या सीबीएसई के द्वारा सेंट्रल लेवल पे हुई, जो परीक्षा साल में 2 बार होती है, तो वो 12 के बाद है। इसमें भी कंफ्यूज लोग कर जाते हैं, 11 वाले सोचते हैं कि शायद हम नहीं होंगे। आपको कोई मतलब नहीं है, आप एग्जेम्प्टेड हैं, आपके समय वो कानून था ही नहीं, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नेक्स्ट, अब अनुभव की बात जहां आ रही है कि अनुभव क्या होना चाहिए, तो देख लीजिए, प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर और हेड टीचर में अंतर है। हेडमास्टर के लिए है, प्राइवेट स्कूल के भी टीचर एलिजिबल है, लेकिन हेड टीचर के लिए नहीं है, केवल सरकारी टीचर हैं जो पंचायती राज संस्था या नगर निकाय संस्था के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक या नगर प्राथमिक विद्यालय में जो प्रारंभिक शिक्षक के उसी कोटि के पद पे न्यूनतम 8 वर्ष से लगातार सेवा दे रहा है। कौन से टीचर? जो 8 वर्षों से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन द्वारा चलने वाली बेसिक शिक्षण संस्थान या नगर निकाय, म्यूनिसिपल नगर निगम के द्वारा चलने वाली जो संस्थाएं में कार्यरत हैं। उसका 2 टीचर, बेसिक टीचर भी हैं एलिजिबल, और यहां पर भी कंफ्यूज लोग कर जाते हैं, और यहां पे टीजीटी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, दोनों इसके लिए एलिजिबल है। बेसिक टीचर भी जो काम कर रहे हैं इन स्कूलों में, चूंकि सब दोनों सरकारी स्कूल इधर पंचायती राज संस्था के अंदर है या नगर निकाय संस्था के अंदर है, तो नगर निकाय संस्था के अंतर्गत काम करने वाले स्नातक शिक्षक, जिसको टीजीटी बोला जाता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिनकी सेवा कन्फर्म है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा परीक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि, जो बाद की तिथि हो उसके आधार पे होगा। अब यहीं पे लोग कंफ्यूज कर जा रहे हैं। अब तिथि में 2 बातें आ गई। कौन कौन सी बातें आई? तो एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और एक बात आ गई डेट ऑफ पासिंग ईयर ऑफ द ट्रेनिंग। अब 2 ढंग के लोग हैं नौकरी में, एक पास कर गए, सपोज दैट पहले ट्रेनिंग कर लिए, वो डीएलएड कर लिए या ग्रेजुएट होकर बीएड कर लिए, नौकरी बाद में मिली। तो नौकरी कब मिली? बाद में मिली, ट्रेनिंग पहले हो गई है, तो बाद वाला उनका गिना जाएगा कि ज्वाइनिंग डेट कब से है। उस केस में ये होगा, जैसे रमेश वर्मा ने 2006 में ही बीएड की डिग्री प्राप्त कर ली, और रमेश वर्मा
को नौकरी मिलती है 2010 में, 4 साल बाद। तो रमेश वर्मा का कहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनेगा? तो 2010 से बनेगा। यानी रमेश वर्मा एलिजिबल है, आज 2022 है। चूंकि ये गणना किस दिन होगी? जब बीपीएससी निकालेगा उस दिन से ये गणना होगी। तो अभी रमेश वर्मा को नौकरी किए 12 साल हो गए, आराम से वो एलिजिबल है। ठीक इसके विपरीत रश्मि रानी एक लड़की है, उन्होंने क्या किया कि बहाली हो रही थी, ठीक है, बहुत सारी बहालियां ऐसे हो गई है पंचायत के लेवल पे, या बहुत सारे स्कीम के तहत टीचरों की अनट्रेंड लोगों की बहाली हो गई, बहाल हो गए। उसके बाद जैसे जैसे ट्रेनिंग का मौका मिला, जिसको जैसे मिला, 2 साल अनुभव के बाद वो इग्नू से कर लिया या नालंदा ओपन से कर लिया, या जिस स्कीम के तहत या सरकार करा दी उन लोगों को ट्रेनिंग। जैसे एक बार हुआ था कि आपको याद होगा कि 1994 में लालू यादव के समय कंपटीशन से पहले टीचर को रख लिया गया, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग कराई गई, व्यापक स्तर पे हुआ, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया। जो टीचर बनेंगे उनको ट्रेनिंग कराएंगे, बेवजह ट्रेनिंग करा के नहीं रखेंगे। ऐसे भी होते हैं, कई लोग जम्मू से बीएड किए, कई लोग हरियाणा से कर लिए। तो रश्मि जी ने क्या किया कि पहले नौकरी कर ली। 2010 में रश्मि रानी ने नौकरी कर ली और ट्रेनिंग इन्होंने किया 2017 में। तो रश्मि जी का एक्सपीरियंस 2017 से गिना जाएगा, तो एलिजिबल नहीं होंगी रश्मि जी। यानी जो बाद का चीज है, यानी कंप्लीट चीज मांग रहा है कि आपका योगदान, आपकी डिग्री सब समिट के 8 वर्ष से पहले का हो। अब इसमें एक केस फंसता है जिसके सबसे ज्यादा क्वेरी है कि डीएलएड जिन्होंने किया, राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक प्रोविजन था 2010 में कि अधिक से अधिक आप 5 वर्षों के अंदर सारे अप्रशिक्षित टीचर, अनट्रेंड टीचर को 5 वर्षों का समय देकर ट्रेंड कर देंगे, क्योंकि बच्चों को हक है ट्रेंड टीचर से पढ़ने का। तो वो फेज खत्म हो गया, 10 में लागू हुआ, 15 में खत्म हो गया। फिर उस पर सरकार ने विस्तार दिया था, क्योंकि इतना बड़ा देश है, संभव नहीं है, तो वो चीज़ 17 तक थी कि 17 तक कोई अगर कर लेता है तो मान हो जाएगा। 17 सितंबर में वो खत्म हो रहा था डेट। फिर मोदी गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन निकाला, पार्लियामेंट में गई, संशोधन किया उस बिल के अंदर, उस बिल के अंदर संशोधन किया, और प्रकाश जावड़ेकर शिक्षा मंत्री थे, और 1 सितंबर 2017 को पार्लियामेंट का संशोधन राष्ट्रपति द्वारा पास होकर आ गया कि 2 साल और इसको विस्तार दिया जा रहा है। यानी मार्च 2019 तक के लिए ट्रेनिंग का, डीएलएड करने का टाइम दिया जा रहा है। करीब 16-17 लाख टीचर थे, तो इनको अब इतने टीचर का कौन ट्रेनिंग कराता? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग नोएडा, NIOS को ये जिम्मेवारी दी गई। पहले भी NIOS करा रहा था, इग्नू भी करा रहा था, स्टेट लेवल पे भी हो रहा था, लेकिन इतने लोग तो पूरा नहीं हो रहा था, तो सबको फॉर्म बढ़ा के मार्च तक करा दिया गया। अब कोई डीएलएड 2019 का है, भले ही वो पढ़ा रहा है 2010 से, वो इस पद के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि कहता है जो तिथि बाद की है उसके आधार पर गणना की जाएगी। तब 19 मार्च में लोग का सत्र पूरा हुआ, रिजल्ट मिलते मिलते जुलाई आ गया, तो रिजल्ट इनको जुलाई में मिला, या ब्रिज कोर्स जो कर लिए थे, बहुत लोगों ने ब्रिज कोर्स कर लिया डीएलएड का, दूसरा कोर्स करके आए थे टीचर ट्रेनिंग 2 साल का, उसके बाद ब्रिज कोर्स कर लिया, डीएलएड हो गया। तो इनको मौका नहीं मिलने जा रहा है, कहीं से नहीं मिलने जा रहा है, इनका 8 साल पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए आप किसी ढंग का कंफ्यूजन ना रखें। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, आशा की एक किरण है कि इस पे बहुत विवाद है, बीपीएससी पे भी प्रेशर है,
कोर्ट में भी ये मामला लंबित है, हो सकता है इसमें कुछ रिलैक्सेशन मिले, लेकिन आज की जो स्थिति है वो ये है कि जो आखिरी डिग्री आपकी है, डिग्री या ज्वाइनिंग जो आखिरी है, उससे आपका निकाला जाएगा। तो उससे क्या निष्कर्ष निकला कि ये 2022 है, यानी आपका काम 2014 तक आपका ज्वाइनिंग भी हो चुका है और आपकी डिग्री भी अवार्डेड हो चुकी है। तो 14/6/20 और 2/8 आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो मार्के की बात है कि इसमें जो साल बना वो 2014 बना, जो ईयर ऑफ लास्ट, कि 2014 के अंदर अंदर आपका दोनों काम हो जाना चाहिए, ज्वाइनिंग भी और आपकी ट्रेनिंग भी। तो वो आप एलिजिबल हैं। चूंकि जिस दिन वैकेंसी निकलेगी उस दिन ही एलिजिबिलिटी तय की जाएगी, मतलब काउंट किया जाएगा। आज काउंट नहीं किया जाएगा, आज रूल बना है। लेकिन जैसे ही वैकेंसी की चीज़ें पूरी होती है, कोई भी वैकेंसी, उसके निकलने के बाद तो मोटा मोटी आप 14 मान के चलें कि 14 अगर जुलाई तक काम आपका हो चुका है तो आप सब एलिजिबल है, कहीं कंफ्यूज ना करें। इसी के साथ आयु के बारे में इस पे साइलेंट है, मतलब सीधा मानना है, चूंकि ये सरकारी मामला है, टोटल सरकारी टीचर को आना है, इसमें इजाज़त प्राइवेट टीचर को नहीं है। तो जो आयु का रिटायरमेंट का है वो आयु रहेगा, और रिटायरमेंट के समय तो कोई जाएगा नहीं इसको करने, तो उसी से आयु क्लियर होगा। वैसे बीपीएससी इसको और क्लियर कर देगी। आयु की अभी कोई समस्या आपके साथ है भी नहीं, कन्फ्यूज़न की है ही नहीं। मेन कन्फ्यूज़न जो था वो मैं आपको बता दिया। इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा नियमित क्लास जारी है 25 तारीख से ही, और अभी तक हमने तमाम प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल, आधुनिक शिक्षा नीति चल रही है। अब क्लास प्रवेश करने जा रही है, अभी बहुत जल्दी प्रवेश कर जाएगी नई शिक्षा नीति 2020 तक। लगभग 20 क्लास हो चुके हैं। तो अगर आप में से कोई छूट गया है तो इसका फ़ायदा उठाइए। अभी फी भी अभी भी रियायत है, 399 रुपये में हो रहा है। ये 1 फरवरी से इस फी पुनः बढ़ जाएंगे। तो आपसे आग्रह है कि अधिक से अधिक लोगों को बताइए। जय हिंद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.